हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, प्लाज्मा सेल को कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज़ करवा के हम हाइब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम इस वीडियो में आपको सिलेक्शन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हम उनको सेलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज़ होंगी। एक तो सिंपल प्लाज्मा सेल्स होंगी, सेल्स होंगी। एक तो सिंपल हमारे पास प्लाज्मा सेल होगी, सेकेंड हमारे पास माइलोमा सेल होगी जो कि हमारी कैंसर सेल है। तो हमें एक हमारे पास थर्ड जो काइंड की होगी सेल्स होगी हाइब्रिडोमा सेल। तो इन तीनों काइंड की सेल्स को हमें सेपरेट करना है और हमें कौन सी चाहिए, हाइब्रिडोमा सेल चाहिए, उसकी सेल लाइन हमें प्रोड्यूस करवानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी थी। हेड सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में देखो। हेड का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाइपोजेंथिन, ए का अमीनोप्टेरिन, अमीनोटेरिन भी बोल देते हैं इसको, टी का मतलब होता है थाइमिडीन। ओके, तो हाइपोजेंथिन होता है, ये बेसिकली सॉल्वेज पाथवे के लिए रॉ मटेरियल होता है। पहले आप साल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे के बारे में देखो। साल्वेज पाथवे यहाँ पे देखो, साल्वेज पाथवे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब न्यूक्लियोटाइड किसी सेल के अंदर, बेसिकली सेल मानो, सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन हो गए, डिग्रेड हो गए किसी वजह से, और आपने उसको वापस न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट करा दिया है HGPRT मीडियम में। HGPRT एक तरीके से आप सबस्ट्रेट मान लो। तो आपने इसको क्या करा, यहाँ पे देखो, इस सबस्ट्रेट का पूरा नाम क्या है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफिरेज। तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोजेंथिन HGPRT का मतलब होता है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफिरेज, और यूज हाइपोजेंथिन एंड थाइमिडीन एज प्रिकर्सर। इसके लिए HGPRT को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन। इसको जहाँ पे भी हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन मिल गया, ये वहीं पे साल्वेज पाथवे शुरू कर देगा और डिग्रेडेड न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड, जो अच्छे वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनको बनाना शुरू कर देगा। तो हैड मीडियम में हमारे पास, मैंने आपको बताया, दोनों चीज़ें होती है, हाइपोजेंथिन भी होता है, थाइमिडीन भी होता है, लेकिन वहाँ पे अमीनोप्टेरिन भी होता है। लेकिन हमारा HGPRT, इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर अमीनोटेरिन है या नहीं है, उसको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ये दोनों इसमें हेड मीडियम में होती हैं। ओके, तो जिस भी सेल के अंदर HGPRT प्रेजेंट होगा, वहाँ पे अमीनोटेरिन से हमें कोई मतलब नहीं है। हेड मीडियम में वहाँ पे हमारी सेल्स जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे। तो इट इज़ प्रेजेंट इन हेड मीडिया एंड ओनली देन साल्वेज पाथवे अकर। तो हेड मीडियम में HGPRT अगर प्रेजेंट है तो हमारा साल्वेज पाथवे वहाँ पर चलेगा, वहाँ पर होगा, यानी कि डिग्रेडेड न्यूक्लियोटाइड से ओपन न्यूक्लियोटाइड, जो अच्छे न्यूक्लियोटाइड हैं, वो बन जाएंगे। लेकिन शुगर और अमीनो एसिड, जो कि हमारा बेसिक कॉम्पोनेंट होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे हमारे पास HGPRT प्रेजेंट भी होगा, तब भी हमारा न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे डी नोवो पाथवे हमें फॉलो करना होगा। और डी नोवो पाथवे सिर्फ तभी चलता है जब मीडियम के अंदर हमारे पास अमीनोटेरिन प्रेजेंट ना हो। क्यों? क्योंकि अमीनोटेरिन जो है वो डी नोवो पाथवे को इनहिबिट कर देता है। इट इनहिबिट डी नोवो पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाता और वो सेल्स जो है वहाँ पे डाई हो जाती हैं। तो ये एक एलिमिनेट और सिलेक्शन का मेथड है कि जिस सेल के अंदर डी नोवो पाथवे चलना चाहिए, वहाँ पर अमीनोप्टेरिन नहीं होना चाहिए। तो अमीनोप्टेरिन हेड सिलेक्शन में तो होता है, इसलिए हेड सिलेक्शन पर ऐसी कोई भी सेल ग्रो नहीं करेगी जिसके अंदर डी नोवो पाथवे चलता है, क्योंकि डी नोवो पाथवे इनहिबिट हो जाता है उससे। तो ड्यू टू अमीनोप्टेरिन ऑन हेड मीडिया ब्लॉक डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो कि एक एंजाइम होता है, और उस वजह से शुगर और अमीनो एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन पाते। तो याद रखना, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना कि हेड मीडियम हमने लिया, हेड मीडियम में 3 चीज़ें हैं, और हमारे पास अगर हम HGPRT प्रोवाइड करवा रहे हैं या किसी सेल में जो बेसिकली ऑलरेडी HGPRT पॉजिटिव है, जैसे कि हमारी प्लाज्मा सेल जो थी, प्लाज्मा सेल हमारी HGPRT पॉजिटिव थी, लेकिन हमारी माइलोमा सेल HGPRT नेगेटिव थी, तो यानी कि ये वाली सेल तो हमारी हेड मीडियम पे सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाली सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें HGPRT नहीं है, और यहाँ पे डी नोवो पाथवे फॉलो होगा, और डी नोवो पाथवे हेड मीडियम पे चलता ही नहीं है, तो इसलिए माइलोमा सेल रिमूव हो गई हमारी। तो हम 3 मेथड देखें किस तरीके से हम दोनों सेल को रिमूव करके हाइब्रिडोमा सेल को निकाल लेते हैं अलग से। ठीक है, तो हमें हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन करना है। आ जाओ यहाँ पे देखो, बी सेल थी, बी सेल हमें पता है HGPRT पॉजिटिव भी है और थाइमिडीन काइनेज पॉजिटिव भी है, तो बेसिकली ये तो हेड मीडियम पे ग्रो कर जाएगी, लेकिन ग्रो करनी तो चाहिए थी, बट हुआ क्या कि इसकी लाइफ स्पैन ही इतनी कम है कि थोड़े टाइम बाद ये खत्म हो जाती है, तो इसलिए ये भी अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पे लिखा है कि बी सेल्स नॉट ग्रो फॉर लॉन्ग टाइम ऑन हेड मीडियम, ये ग्रो करती है लेकिन लंबे टाइम तक ग्रो नहीं करती, बिकॉज दे हैव फाइनाइट लाइफ स्पैन, सो डेथ आफ्टर सम टाइम, सो एलिमिनेट। तो बी सेल तो अपने आप रिमूव हो गई। ठीक है, अब हमने किया माइलोमा सेल, इनको
वो कैसे रिमूव करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ हाइब्रिड सेल चाहिए। तो माइलोमा सेल अपने आप रिमूव हो जाती है क्योंकि वहाँ पर हैट मीडियम के अंदर अमीनोटेरिन होता है, और अमीनोटेरिन जो है वो हमारा डिनोवो पाथवे को फॉलो करता है, साल्वेज पाथवे यहाँ पे नहीं चलता है। तो डिनोवो पाथवे यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि अमीनोटेरिन उसको इनहिबिट कर देगा, और क्योंकि ये HGPRT नेगेटिव होती हैं तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा पाथवे नहीं चल सकता, साल्वेज पाथवे नहीं चल सकता, जो कि ज़रूरी होता है न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए, तभी तो कोई सेल लाइव रहेगी। लेकिन यहाँ पर माइलोमा सेल जो है वो डाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीनोप्टेरिन यहाँ पर अमीनोप्टेरिन की प्रेजेंस में डिनोवो पाथवे नहीं चल पाता, न्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाता, और ये सेल डेथ हो जाती है इनकी। प्रॉपर्टीज के टाइम पे हमने पढ़ा कि हाइब्रिडोमा सेल जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं इसके पास। एक तो लाइफ टाइम जो होता है इसका काफ़ी अच्छा होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है, इमॉर्टल होता है। और सेकंड, ये ग्रो कर जाती है हाइट मीडियम पे। क्यों? क्योंकि इनके पास HGPRT भी होता है, क्योंकि ये इमॉर्टल पॉजिटिव है, HGPRT पॉजिटिव है, थाइमिडिन काइनेज पॉजिटिव है। तो सिर्फ यही वाली सर्वाइव करेंगी हैट सिलेक्शन मीडिया पे, बाकी ये दोनों वाली जो है डाई हो जाएंगी, एलिमिनेट कर जाएंगी, सिर्फ ये सेलेक्ट होगी। हमें चाहिए भी सिर्फ यही थी और हमें नहीं चाहिए थी टेस्ट ट्यूब के अंदर से। तो हाइब्रिडोमा सेल अब हमें मिल गई है एक स्पेशल काइंड के एंटी एपिटोप के अगेंस्ट। अब हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे मिक्सचर्स और कल्चर में उसको ग्रो करा लेंगे, डिफरेंट काइंड की सेल लाइन्स प्रोड्यूस कर लेंगे। हमने ए एपिटोप के अगेंस्ट सेल लाइन बना ली, बी एपिटोप के अगेंस्ट बना ली, सी एपिटोप के अगेंस्ट बना ली न्यूट्रिएंट मीडिया पे, और फिर हम उसको कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर लेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इन लैब ऑन कल्चर के अंदर। अब हम इसकी स्क्रीनिंग अगर हमें करवानी है तो उसके लिए हम एलाइजा मेथड को यूज़ करते हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं, दीज एंटीबॉडी, इनको हम मैब भी लिखते हैं, MAB, सॉरी ये चल नहीं रहा है, मैब भी लिखते हैं इनको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दीज आर एंटीबॉडीज दैट आर आइडेंटिकल because they are produced by one type of immune cell, clone of single parent cell। सिंगल पेरेंट जो सी एपिटोप की सेल लाइन्स है वो सिर्फ सी एपिटोप से ही प्रोड्यूस हुई हैं ये वाली एंटीबॉडी। तो ये एक तरीके से क्लोन है अपने पेरेंट सेल का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अब कि हमने सबसे पहले बी सेल को क्यों लिया, क्योंकि वो हमारे पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रही थी अगेंस्ट किसी पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट, एपिटोप के अगेंस्ट। सेकंड, माइलोमा सेल क्यों ली, क्योंकि इनका इमोर्टल लाइफ स्पैन होता है और ये इजीली एलिमिनेट भी हो जाती हैं। अब हैट मीडिया क्यों लिया, क्योंकि हैट मीडिया पे सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल ग्रो कर सकती है, बी सेल इसलिए ग्रो नहीं करेगी क्योंकि इसका टाइम कम है, और वैसे तो इसको सिर्फ हाइपोजेंथीन और थाइमिडिन ही चाहिए और ये दोनों ही पॉजिटिव होती है, लेकिन इसलिए इसमें साल्वेज पाथवे चलता है जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर जो माइलोमा सेल्स होती हैं वो इमोर्टल तो होती हैं लेकिन वो HGPRT नेगेटिव होती है, तो दोनों में कुछ कमी है, तो इस वजह से वो भी निकल गई और ये वाली भी एलिमिनेट हो गई। बची कौन सी, सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल, हमें यही चाहिए थी, और ये एक सिंगल काइंड के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवा रही है जो इंपॉर्टेंट है। और हैट मीडियम से हमने इसकी सिलेक्शन करवा के न्यूट्रिएंट मीडिया पे इसका सेल कल्चर ग्रो कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं। सीरोलॉजिकली ये यूज़ होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ एक रिटर्न मटेरियल लिखा है, इस पर आप चाहो तो कहीं और से चेक कर लेना, बट सिर्फ आप एक नोट के तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। डायग्नोसिस में भी हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ किया जाता है। डिटेक्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बायसिंग ऑफ हार्मोन्स विद मोनोक्लोनल्स एंड सेपरेशन ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वेरी सिमिलर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये मैंने किसी स्लाइड से लिया है, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। इम्यूनो प्योरिफिकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक प्योरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरफेरोन यूजिंग मोनोक्लोनल, इन एक्टिवेशन ऑफ T लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। थेरेपी की तरीके से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज़ कर सकते हो, लाइक रिमूवल ऑफ ट्यूमर सेल, स्पेशल ट्यूमर सेल को आप रिमूव कर सकते हो बोन मैरो से। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ट्रीटमेंट मैलिग्नेंट ल्यूकेमिक सेल, बी सेल ल्यूकोमाज एंड अ वेराइटी ऑफ एलोग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो ये रिजेक्शन में, ट्रांसप्लांटेड रिजेक्शन में, या फिर ये बेसिकली कैंसर्स वगैरह जो ल्यूकेमिया वगैरह सेल्स होती हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनोटॉक्सिन एंड यूज्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ वेरी स्पेसिफिक वैक्सीन्स पर्टिकुलरली अगेंस्ट सर्टेन वायरसेस स्ट्रेन और अगेंस्ट सम पैरासाइट्स। कुछ इसकी सेफ्टी एडवांटेजेस भी होती हैं, दैट इज दे मैं भी यहाँ पे लिखा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैव वेरी स्पेसिफिक टारगेट। इसकी कुछ स्पेशलिटी है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है अपने टारगेट के लिए। दे डू नॉट हैव एन इंटरसेल्युलर एक्टिविटी, देयर आर फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड रिएक्शन, एंड थर्ड मैब आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय किडनी और लीवर बट आर कैटाबोलाइज्ड इन द सेल्स रिजल्टिंग इन अमीनो एसिड विच आर रिसाइकल्ड विद इन द बॉडी। तो इस तरीके से आप इसको एक बार चेक कर लेना। ये ठीक इतना ही
ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए। आई होप आपको पूरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइब्रिडोमा सेल्स जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इन नोट्स को फॉलो कर सकते हो अपने नोट्स के लिए, और ये लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, 10 to 12 नंबर का, ये अप्रॉक्सली 16 में भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।